राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़रूर लेट हो चुका है, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से शुरुआत करते हैं और उम्मीद है आप लोग का बीएसटी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए होंगे उससे आपको कुछ ज़रूर हेल्प हुआ होगा। तो उसी तरह से आपको 2022 का कुछ क्वेश्चंस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में कल पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। यानी 2022 में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इफ़ 70 के 100 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो के का वैल्यू आप निकालेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट नंबर आपका 70 है, लास्ट नंबर आपका 100 है और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, मतलब इसका एवरेज निकाल दीजिएगा। तो 100 + 70 मतलब 170, 170 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। वीडियो बड़ा हो सकता है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया वो डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 135799 आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन AP, यानी पहला नंबर आपका A दिया हुआ है तो TN का फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज़ कीजिएगा। TN इक्वल्स टू होता है A + n - 1 × D होता है। तो TN के जगह पे आप लिखिएगा 99। A का वैल्यू दिया है 1 + n आपको फाइंड आउट करना है, यानी हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स में 99 आएगा, n - 1 और जो डिफरेंस है वो 3 - 1 की जगह तो 2 आता है यहाँ पर। तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका है 99 में से 1 माइनस कर दीजिए। तो 99 - 1 और इनटू में 2 है तो डिवाइड में 2 लेके आ जाइए और यहाँ लिख दीजिए n - 1। 99 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 98 होता है और 98 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, 49 होता है। 2 × 4 = 8 और 1 कैरी बचा तो 2 × 9 = 18, तो 49 और इधर का -1 तो 49 + 1 यानी n, तो n इक्वल्स टू हो गया 50। तो 50th टर्म में आपका आंसर आएगा 99। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल में आपको वीडियो बता रहे हैं ताकि आपको रटने का कुछ ज़रूरत नहीं होगा, आप एक एक क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि द 15th टर्म ऑफ द AP 7 14 21 इस, तो 15वां पद क्या होगा। तो डायरेक्टली आप निकालिए T15 और T15 का मतलब होता है A + 14D होता है, ठीक है। TN का फॉर्मूला से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे और करके। तो T15 जो है आपको निकालना है तो A + 14D। तो A का मतलब हो गया पहला नंबर क्या है 7 है, तो पहला नंबर आप लिख दिए 7 + 14 इंटू जो डिफरेंस है वो 7 के बाद 14 है, 14 के बाद 21 है, यानी 7 का डिफरेंस है तो यह 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 + 14 को 7 से गुना करेंगे तो 98 आता है। तो 98 में अगर 7 आप जोड़ दीजिएगा तो 105 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 98, 91, 105 और 84। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 105, ठीक है ना। तो जैसा आपको बता रहे थे ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी, बहुत जन बोलेंगे कि अरे फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया गया, तो हाँ बिल्कुल फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। TN इक्वल्स टू क्या होता है A + n - 1 × D, सेम वही चीज़ आएगा। A का वैल्यू कितना है 7 है, n आपको दिया था 15th टर्म यानी 15 लिखेंगे, 15 - 1 और जो डिफरेंस है वो है 7 का, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 7 + 14, 15 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 14, 14 × 7, देखिए सेम चीज़ आ गया 98 + 7 यानी 105। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 105। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके चलते, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये आप कल एग्ज़ाम देने के बाद समझ पाएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी सम आपको निकालना है, यानी SN निकालना है। तो SN के लिए आप फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन 4 का SN का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D होता है, ठीक है ना।
तो यानी n जो है आपको दिया हुआ है 12 टर्म के लिए दिया हुआ है, तो n हो गया 12/2, 2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, ठीक है ना। तो 5 5 का डिफरेंस है, 2 के बाद 7 हुआ मतलब 5 का डिफरेंस हुआ, 7 के बाद 12 हुआ मतलब 5 का डिफरेंस हुआ। तो 2 इंटू पहला नंबर क्या था 2 था, तो 2 इंटू 2 प्लस n हो गया आपका 12 माइनस 1, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो आपका 5 का है, 2 के बाद 7 हुआ था मतलब 5 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो 12/2 मतलब 6 बार में कट जाएगा, और 2 2 जा 4, 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 11, 11 इंटू 5 मतलब 55 हो गया। तो 6 इंटू 59, तो 6 को 9 से गुना कीजिएगा तो 54 आता है, 5 बच गया, 6 बचे 30, 30 और 5 35, यानी 354 आपका आंसर आ रहा है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 354, सम पूछा गया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको दिया गया है 5 7 9 11 27, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पर, तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, एपी का सवाल आपको फिर से दिया गया है 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो डायरेक्टली आप टी एन का फॉर्मूला लिखिएगा, टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 27 आपको दिया गया है, लास्ट टर्म 27 है, ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, और जो डिफरेंस है 5 के बाद 7 मतलब 2 का डिफरेंस है। तो क्या कीजिएगा, 27 में से 5 माइनस कीजिएगा, इनटू में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ n माइनस 1 कर दीजिए। 27 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 22 होता है, 22/2 यानी n माइनस 1, तो ये 11 बार में कट गया, और -1 इधर प्लस हो जाएगा तो n इक्वल्स टू हो गया 12 टर्म, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। उम्मीद है इस तरह क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। और एक चीज़ और बताना था आप लोग को, एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, और बहुत जन का कमेंट आया था कि वो सिलेबस चेंज हुआ है उसके चलते आपको नया क्वेश्चंस बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग टू ही क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादा कुछ सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। 2024 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आया था वो उसी से रिलेटेड था, और 2025 में भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी उसी से रिलेटेड होगा। भरोसा करके देखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस जरूर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द जीपी। तो जीपी दिया गया है, तो जीपी का फॉर्मूला जो है टीएन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 होता है। तो हमने आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, डॉट का मतलब इनटू हो गया, आर का मतलब हो जाता है 6/3, ठीक है। आर निकालने का तरीका है, जो दूसरा नंबर है उसको पहले नंबर से डिवाइड किया जाता है, और एपी में क्या होता है दूसरे नंबर में से पहला नंबर को माइनस किया जाता है, ठीक है। और जीपी का सीक्वेंस कैसे समझेंगे, ये मल्टीपल हो रहा है, देखिए 3 के बाद 6 है यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और एपी में क्या है जैसे 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11, यानी 2 के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। या तो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये एपी सीरीज़ है, और अगर मल्टीपल में जा रहा है तो ये आपका जीपी सीरीज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ए का वैल्यू है 3, आर का वैल्यू हो गया 6/3 मतलब 2, और 2 का पावर में हो जाएगा n माइनस 1, n है 6 माइनस 1, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 का पावर अलग है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 का पावर में है 6 माइनस 1 यानी 5, तो 3 इंटू 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 8 16 32, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 4mn आर इन जीपी देन m इज़, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है, बार बार आपको बोल रहे हैं कि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस का आंसर अगर सही से समझना है तो आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना होगा, ठीक है ना। तो जीपी आपको दिया गया है, तो जीएम का फॉर्मूला आप लिखते हैं रूट अंडर ए बी लिखते हैं ना। तो पहला नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर आपका बी है, तो इसीलिए आप यहाँ लिखिएगा रूट अंडर ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 9, ठीक है ना। तो 4 को 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 36 आता है, रूट अंडर 36, तो इसका
36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिए जीपी में 36 हो गया। 36 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जीएम का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा 2 नंबर दिया हुआ है, एक गैपिंग अगर है तो आप उसको जीएम इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज़, जो आपको दिया हुआ है 2, 8, 32 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो 2 के बाद 8 दिया हुआ है, 8 के बाद 32 दिया हुआ है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी जीपी का क्वेश्चन है। और सम जो है वो कैसे डिसाइड होता है, 2 फॉर्मूला है सम का। फॉर्मूला के लिए एक वीडियो आपको सेपरेट बता दूंगा, तो फिलहाल आप समझ जाइए एस एन में 2 फार्मूला यूज़ होता है। एक फार्मूला होता है कि आपको एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये तब अप्लाई होता है, आर सबसे पहले, आर को पहले तब रखा जाता है जब आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, आर का वैल्यू बाद में जब तब रखा जाता है जब आर का वैल्यू 1 से कम हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, आर का वैल्यू 4 यानी 1 से अधिक है, तो इसीलिए आपको 8 नंबर में जो फॉर्मूला है वो एस एन का देख लीजिए किस तरह का फॉर्मूला होता है जीपी में। एस एन इक्वल्स टू ए इंटू ये आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये तब अप्लाई होता है जब r इज़ ग्रेटर देन 1। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 8/2 यानी 4 आ गया। ठीक है, तो r का वैल्यू 4 है और 1 यानी 4 जो है वो ज़्यादा है 1 से, तो इसीलिए आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो a का मतलब हो गया 2, r का मतलब हो गया यहाँ पर 4 और n का मतलब हो गया 5 टर्म्स बोला था, यानी 4 का पावर में है 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 4 को 5 बार गुना कीजिए, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आता है, और 4 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आता है, 16 को 16 से गुना कीजिएगा तो 256 आता है। ठीक है, तो अभी तक अब 1 2 3 4 4 का यूज़ कर लिए तो 256 है, और एक 4 का यूज़ कीजिए, 4 छक 24, 4 पच्चे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1024 आ रहा है। तो 1024 में से 1 माइनस कर देंगे और 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो 3, तो 2 इंटू 1024 में से 1 घटा दीजिए तो 1023/3, तो 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 941 आता है। 941 को 2 से गुना कर दीजिए, 41 दूनी 82 होता है, 9 दूनी 18, 1882, नहीं गलत आ रहा है, 3 तिया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3 तिया 9 आता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 341 हो रहा है। 341 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, मिस्टेक कीजिएगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, 341 था, 341 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 682 आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 682। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया था, तो 341 आ गया, 341 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 682 आ जाएगा। ठीक है ना, 1023 सही लिखे थे, 3 से जब काटे तो 3 नमा कर दिए थे, जबकि 3 तिया 9 होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इनफाइनाइट सीरीज़ जीपी में आता है। तो देखिए जीपी में इनफाइनाइट सीरीज़ में आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर अधिकतर यूज़ होता है क्योंकि आर का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में ही दिया रहता है, तो आर हमेशा 1 से कम ही होता है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो यानी आर का जब वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को डिवाइड किया जाता है। दूसरा नंबर 1/2 है और पहला नंबर 1/1 लिख ले रहे, तो 1/2 इंटू 1/1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, और ये 1 से कम है, तो इसीलिए एस इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाएगा ए का मतलब हो गया 1, क्योंकि पहला नंबर ए होता है। दूसरा डिवाइड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 1, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, तो ये 2 जो है वो ऊपर में चला जाएगा, इसीलिए 1/1 इंटू 2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। तो इसका देखिए आंसर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, डिटेल में आपको वीडियो बता रहे हैं। तो
फिर से आपको बता रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1, 1 + 3, 1 + 9, 1/27, 3 3 होती है 27। तो जीपी का सीरीज़ में ये है, और जीपी का सीरीज़ में देखिए ये फ्रैक्शन में दिया है, तो आप समझ जाइए कि दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, तो एसएन का जीपी में एक फार्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन तभी होता है जब आर ज़्यादा होता है। इस बार एक ज़्यादा है, 1 - आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 - आर। कैसे देखिए यहाँ पर T2/T1 होता है, यानी 1/3 डिवाइड बाई 1/1 होता है। 1/3 इंटू 1/1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 जो है वो एक से कम है, तो एक से कम है मतलब एक ज़्यादा है इस बार, तो इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो ए का वैल्यू हो गया 1, 1 - आर का जो वैल्यू है वो है 1/3। 1/3 का यहाँ पर जो 3 टर्म्स बोला है मतलब 1/3 का पावर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/3 का पावर कितना है 3 है, और डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 1 - एक को 3 बार गुना कीजिएगा तो एक ही होगा, 3 3 होती है 27, और इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 - 27 का इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 27। तो 27 - 1, और इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 3 में से 1 गया तो 2, 2/3 इसको ऊपर लेके जाते हैं हम, 3/2 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 26/27 इंटू 3/2, 2 13 26 होता है, और 3 नंबर 27। तो इसका आंसर हो गया 13/9। तो देख लीजिए 13/9 आपका सही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको यहाँ पर, जैसे जो ये पहला जो नंबर दिया रहता है ये होता है ए का मतलब हो गया 1, और आर निकालना तो आपको बता दिए। आर निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा टर्म में से पहला टर्म को डिवाइड किया जाता है। दूसरा टर्म कितना है 1/3 है, 1/3 को 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। तो वही आपको बता रहे थे कि आर जो है जब आपका ज़्यादा होगा, यानी 1 रुपया से ज़्यादा होगा आर का वैल्यू, तो उस समय आप आर को पहले रखिएगा, और जब आर का वैल्यू जब 1 रुपया से कम होगा तो आर को बाद में रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द वैल्यू ऑफ 10p2। तो ये परम्यूटेशन का सवाल है, इसको NPR के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10p2 का मतलब हो गया, NPR को लिखने का तरीका है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल। तो इसको n का मतलब हो गया 10, इसका मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का मतलब 10, r का मतलब 2, तो इसलिए 10 - 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल और 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल। अब ऐसा मत कीजिएगा, तो 2 बच्चे 10, 2 चौके 8, ऐसा मत काटिएगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 तक स्टॉप किया गया है, इसको आप पीछे बैकवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल तक रखिए, और नीचे भी आपका 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल काट दीजिए, 10 को 9 से गुना कीजिए तो 90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 12 में ये तो सिंपली आपको फॉर्मूला जैसा है, आपको याद रखना है खाली। 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो लिखा हुआ है 1। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 7 फैक्टोरियल आपको दिया गया है, और 5 फैक्टोरियल को अगर माइनस किया जाए तो वो कितना वैल्यू आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 7, 7 गुना 6, 5 4 3 2 1 माइनस 5 4 3 2 1। तो ये 5 4 3 2 1 इसमें भी है, 5 4 3 2 1 इसमें भी है। 5 चौके 20, 20 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी इसका वैल्यू आता है 120।
और इसका 120 तो ऑलरेडी है, 120 को 42 से गुना कर दीजिए, 120 को 42 से गुना करना है तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 50 यानी 5040, 5040 में से 120 घटा दीजिए, 2 2 4, ये आ जाएगा आपका 4920 आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका 4920, सही आंसर है। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल को लिख दीजिए आप 7 6 5 4 3 2 1, और 5 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 5 4 3 2 1, क्योंकि 5 तक स्टॉप किया गया, 7 तक स्टॉप किया गया। तो 5 4 3 2 1 को गुना कीजिएगा तो 120 आता है, और 7 से लेकर 1 तक गुना कीजिएगा तो 5040 आता है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 4920 आ जाता है। 13 नंबर का आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि NC10 इक्वल्स टू NC4 देन N इज, इसका भी एक फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बता रहे, क्वेश्चन नंबर 14 का फॉर्मूला इस तरह से आता है, NCX इक्वल्स टू होता है NCY। तो ये दोनों में आपका n कॉमन है, तो इसलिए n इक्वल्स टू लिखाता है एक फार्मूला x प्लस वाई, इसी फॉर्मेट में बनता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, NC10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब दिया आपको NC10 बराबर यहाँ लिखा हुआ है NC4 लिखा हुआ है, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए n का मतलब दोनों में n बराबर है तो n हो गया, इसको आप x मान लिए, इसको y मान लिए, तो इसीलिए x प्लस वाई, तो x कितना हो गया 10, y हो गया 4, तो 10 और 4 14, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 14। तो इसका सही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 14। 14 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड अ टेबल, ठीक है ना, सिट अराउंड अ टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 15 मान लीजिए कि ये टेबल है, इसमें 5 आदमी बैठाइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा बैठा हुआ है, 5 आदमी उसमें बैठा हुआ है। तो जब भी इस तरह का सवाल दे सिट अराउंड अ टेबल, तो इसमें एक आदमी को फिक्स कर दीजिए, ये आदमी फिक्स्ड कर दिया गया है कि ये आदमी यहीं बैठा हुआ है, ये अब इस जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड किया गया। तो बाकी बचा कितना, 1 2 3 4, ये अपने जगह को अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, सी इधर बैठ गया, डी इधर बैठ गया, दोनों चारों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए 1 into चारों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए 4p4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 4p4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, और 4 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 0 फैक्टोरियल होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 2 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। तो देख लीजिए 24 ऑप्शन में है क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बिपिन इज, ठीक है ना। तो एक आपको लेटर दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है कि बिपिन लिखा हुआ है, BIPIN, ठीक है ना। तो बिपिन में देखिए आई जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड लेटर जब देगा तो देखिए टोटल लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल लेटर 5 है, रिपीटेड लेटर 2 है। तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया टोटल तो 5 लेटर है 5 फैक्टोरियल, रिपीटेड लेटर तो 2 है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिए ताकि नीचे वाले नंबर को काट सकेंगे 2 फैक्टोरियल से। 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, तो आपका सही आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व को देखने का, और आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ में, और इसी तरह से आप लोग देखते रहिए जो क्वेश्चंस बता रहे हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में, ताकि आप लोग को भी मज़ा आए, क्योंकि मैथ मस्ती है और बहुत अच्छा लगता है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 में इसको एंजॉय कीजिएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। NP4 इक्वल्स टू 360 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो NP4 मतलब क्या बताया था अभी फॉर्मूला, NPR के फॉर्म में दिया हुआ है। NPR के फॉर्म में मतलब फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है वो इस तरह से लिखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 360 है, ठीक है ना। तो इसको जो n फैक्टोरियल आप देख रहे हैं इसको आप अरेंज मतलब इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से, n इंटू n माइनस 1
n-2, गलती से इंटू का साइन लग गया, n-3, और जहाँ तक आपको ज़रूरत है n-4 तक ज़रूरत है, ताकि आप नीचे में जो नंबर दिया गया है उसको काट सके। n-4 इक्वल्स टू 360 लिख दिए। ये एक जैसा नंबर एक कट गया। अब इसको वैसे ही लिखिए, n इंटू n-1, n-2, n-3 इक्वल्स टू 360 को 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांटिए। बांटने का मतलब है क्या, इसका एलसीएम लीजिए। तो ये 2 का टेबल में काट दीजिए, 2 18 36, 2 9 18, 2 45, 3 15, 3 5 15। तो देखिए आपको कितना, 1 2 3 4 पार्ट में बांटना है। तो एक नंबर आपको मिल गया 5, बड़ा नंबर था। एक नंबर मिल रहा आपको 3 दूनी 6, ये दूसरा नंबर था। एक नंबर मिल रहा आपको 4, ये तीसरा नंबर है। और एक 3 तो ऑलरेडी है आपका, तो इसको लिख सकते हैं आप, सबसे बड़ा नंबर 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360 आएगा। देख लीजिए, 6 को 5 से गुना किया 30, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 360। तो n का जो वैल्यू है वो है 6, n-1 का वैल्यू है 5, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, n-2 बराबर 4, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, n-3 बराबर 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। तो इसलिए n का वैल्यू जो है वो हर एक तरह से 6 है, तो इसलिए n इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए आपका सही आंसर आ गया है। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 नंबर तक हम लोग बना लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। ये भी एक फार्मूला है NCR या कॉम्बिनेशन का है। तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r एक बार होता है, और अलग से फिर लिखा जाता है r फैक्टोरियल। तो देखिए कहीं लिखा है ऐसा, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और एक होता है r फैक्टोरियल। तो कहीं तो नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इससे। यहाँ पर r फैक्टोरियल लिखना चाह रहा था, लेकिन ये r फैक्टोरियल हुआ नहीं है सही से। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर r फैक्टोरियल होना चाहिए था, यहाँ r फैक्टोरियल होना चाहिए था, तब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो परम्यूटेशन का हो जाता है फार्मूला, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्शन कर दिए, तब जाके ये फार्मूला आपका सही बैठ जाएगा। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसे ही सवाल है, परम्यूटेशन का ही सवाल दे दिया है आपको 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है क्या, 7p4 दिया हुआ है, 7p4। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो 7p4 का मतलब डायरेक्टली आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 3 फैक्टोरियल होता है। तो 7 और 3 को सॉल्व करना है, तो 7 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिवाइड में भी 3 फैक्टोरियल है। तो यहाँ तक स्टॉप कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20 होता है, 20 को 6 से गुना कीजिएगा तो 120 होता है, 120 को 7 से गुना कीजिएगा तो 840 होता है। तो सही आंसर हो गया आपका 840 19 नंबर का। और अच्छा, इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है कि 7p4 को ऑप्शन भी देख लिया कीजिए, हड़बड़ा के मत बनाइए मेरी तरह। 7p4 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 4 गया तो 3 फैक्टोरियल होता है। तो इसको सिर्फ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आंसर नहीं निकालना है, 840 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखिए 3 फैक्टोरियल कट गया तो 7 6 5 4 है ना, 7 6 5 4, 7 6 5 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आपको वो मल्टीप्लाई करके वो डिजिट में देगा, ऑप्शन जैसा देश वैसा भेज, यानी ऑप्शन जैसा देगा उस तरह से काम करना है। 7 6 5 4, तो देखिए आपका आंसर आ चुका है 7 6 5 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो वो द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था 120 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1 होता है। 5 को 4 से गुना कीजिएगा 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। तो यानी इसको लिखने का तरीका अच्छा यहाँ भी वैसे ही है। ये बोल रहा है कि किसके बराबर है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नंबर में देता तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखते 120, ऐसा आपको अरेंज करके लिखा है तो आप भी हमेशा कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहीं आपको बता देते हैं।
तो इसको लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का सवाल है, पहले लिखा है 2, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 3। तो इसको जब भी लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बीच में होता है माइनस का साइन, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं, 2 3 जा 6, बीच में फिर माइनस का साइन होता है। और यहाँ 4 को -1 से गुना कीजिएगा तो -4 होगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 को 1 से गुना कर दिए 4, तो 4 और 6 मिलकर हो गया 10। तो सही आंसर हो गया आपका 10, क्योंकि 4 को अगर +1 से गुना करते हैं तो -4 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है और यहाँ ऑलरेडी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा आपका। सही आंसर हो जाएगा आपका 10। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको वैसे ही कुछ सवाल दिया गया है, सिंपल सा सवाल दिया गया है, डिटर्मिनेंट का सवाल दिया गया है। पहले लिखा है x, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 3 = 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, बीच में होता है माइनस का साइन, 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाता है, =0 होता है। तो 3x = 24, माइनस में है प्लस में जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24/3 मतलब 8 हो गया इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपको मैच कर गया, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 8 दिया गया है। 22 नंबर तक हम लोग सही तरीक़ा से समझ के बना लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 23 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मजाक मस्ती के हिसाब से बनाइए, इजीली आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे। ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को। 0, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 0 0 6 और फिर लिखा है 0 3 5। सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है इसको, देख लीजिए। तो ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, या तो रो वाइज सॉल्व करते हैं या कॉलम वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। रो वाइज में देखिए आपको 0 0 0 0 1 0, तो ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है, ये रो वाइज हुआ। कॉलम वाइज अगर लिखेंगे तो 0 1 2, ये कॉलम वाइज हुआ, ये प्लस माइनस प्लस। तो 0 अगर लेते हैं, कोई भी डेटा को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, इसका भी 0 से कोई भी डेटा को मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो इसका आंसर जो है, अगर आपको एक ही रो में अगर आपको 3 0 नज़र आ रहा है तो उसका आंसर 0 होगा। अगर एक ही रो में आपको 3 0, अगर एक ही कॉलम में अगर 3 0 दिख रहा है तो भी उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व होता है, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 0। 23 के बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर पूछा गया, इफ़ 2 रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। 2 रो या 2 कॉलम, और एक इंक्लूड कर देते हैं आपको, 2 रो या 2 कॉलम्स अगर एक जैसा है यानी इक्वल है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। 2 पंक्ति समान होने पर सारणी का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा, मूल मंत्र ही है। इफ़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 डिटर्मिनेंट का ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आ गए हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट का साइन दिया हुआ है x, लिखा हुआ है x x 5x = 24। तो यहाँ भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², बीच में माइनस का साइन, 5x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x हो जाएगा =24। तो इसको अरेंज कर दीजिए, x² - 5x - 24 = 0। 24 का क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ पर 5 चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा। थोड़ा स्पीड नहीं बता रहे हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड तो नहीं बता रहे, आप लोग का जाना पहचाना सवाल है। तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, यानी 5x आपको निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 5 होता है, तो x²। तो -5 आपको लाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 लिखेंगे 8x + 3x - 24 = 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 8 + 3, यहाँ x कॉमन
लिए थे तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस, 24 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 होता है, इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 दोनों बराबर है तो एक x माइनस 8 लिख लीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक x का वैल्यू हो जाएगा 8 और एक x का वैल्यू हो जाएगा -3। तो देखते हैं आंसर क्या है आपका। आंसर जो है वो 8 और -3 आपका सही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 25 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन बनाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करके। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सवाल दिया हुआ है, एक तो मैट्रिक्स का सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर अरे में आपको लिखा हुआ है कि 2 7 दिया हुआ है, 2 पहले लिखा है, फिर 7 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 5 और -8 लिखा हुआ है, 5 और -8 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि a डैश क्या होगा, a डैश क्या होगा वो निकालिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिर्फ। अगर आपको पता है कि 2 और 5 जिस लाइन में लिखा है उसको रो 1 बोलते हैं और 7 और -8 जिस लाइन में लिखा है उसको रो 2 बोलते हैं, तो रो को कॉलम में सिर्फ चेंज करना है, जो R1 लिखा है उसको C1 में कन्वर्ट कर देना है। तो इसलिए क्या लिखेंगे 2 और 5 यानी कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 2 5 लिख दिए और R2 को भी कॉलम में चेंज कर दीजिए 7 -8। तो यही आपका आंसर हो गया a डैश का। अब बोलेंगे इतना सिंपल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हाँ है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 2 5, नहीं ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में 2 5 7 -8, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ चुका है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। ये भी मैट्रिसेस का सवाल है, उसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है पहले वो लिखते हैं। 2y(x) 0 और इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2410। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, माफ़ कीजिएगा इसके चलते। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये आपका कॉलम है 1, कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है। तो x लिखा हुआ है कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 को कॉलम 2 से चेक कीजिएगा। तो x का वैल्यू यहाँ देखिए 1 दिख रहा है ना, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 और y का भी वैल्यू पूछा है, तो y जो है वो कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 में ही आंसर आपको देखना है। तो y का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो y इक्वल्स टू हो गया 4। तो 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। x का हो गया 1, y का हो गया 4। सिंपल था ना एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। हाँ 27 तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब 27 के बाद हम लोग देखते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में भी आपको सिंपल सा एक सवाल दिया हुआ है, जो है मैट्रिसेस का a प्लस बी को जोड़ना है सिर्फ। तो यहीं पर आपको समझा देते हैं 28 का। तो जैसे देखिए आपको ये a का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 -1 2 3, यानी आपको 2 रो 2 कॉलम में आपको दिया हुआ है 2 4 3 1। तो a प्लस बी, a का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी पहला कॉलम और b का पहला कॉलम को प्लस कर देना है आपको, यानी 1 + 2 यानी 3 और -1 + 4 यानी 4 में से घटा भी देंगे तो 3 आता है। 2 + 3 यानी 5 होता है और 3 और 1 4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, यानी जो a का पहला कॉलम है ये वाला आपका 1 - 1 को 2 और 4 के साथ आपको प्लस कर देना था, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और -1 में से 4 घटाएंगे तो 3, और दूसरा को दूसरा से जोड़ देना है। 2 और 3 5 होता है, 3 और 1 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, a और b को जोड़ना था, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, इसीलिए आपको नहीं बताया इसको।
पेज में लिख के नहीं बताया आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही आपको समझा दिया, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया, ये भी और सिंपल सवाल दिया गया 5A, यानी मैट्रिसेस का ही सवाल है। 5A यानी जो A का वैल्यू दिया हुआ है यानी 8 4 2 5 3 6, उसको 5 से अगर गुना कर दीजिएगा तो 5A आ जाएगा, यानी हर एक नंबर को 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 को 8 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 40, तो देख लीजिए 40 है। 5 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 5 को 2 से गुना कीजिएगा 10 आ जाएगा, 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25, 5 तिया 15 और 5 छक 30, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा सवाल दिया था आपको, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 5A का मतलब 5 को A से गुना कर दीजिए, A का जो भी वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 तक पहुँच चुके हैं और 10 क्वेश्चन बनाना है। A माइनस B बहुत ही सिंपल सा है, एक जैसे उसमें प्लस कर रहे थे अब माइनस करना है, यानी A का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5 और 2, और जो B का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 1 दिया हुआ है। कॉलम वाइज अगर बात करते हैं तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, और 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1। अब दूसरा A का दूसरा और B का दूसरा, यानी 3 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 बता रहे हैं आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है कल के एग्ज़ाम में 2025, कल का डेट है 24 फरवरी, जो BMT का एग्ज़ाम होने वाला है, बिजनेस मैनेज स्टैटिस्टिक्स का, बहुत ही आसान पेपर होने वाला है आपका। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा, और 30 का 30 क्वेश्चन बिल्कुल आप सही करके आइएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बता रहे आगे। 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक सेट थ्योरी का सवाल दिया है, इसको चलिए लिख के बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का, A इंटरसेक्शन B, यानी ये उल्टा N की तरह लिख रहा है ना, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और अगर U अगर लिखता है तो उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि A का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, और जो B का वैल्यू है वो है BDE और F दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है मैचिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, यानी सेट A और सेट B। तो मैचिंग एलिमेंट्स क्या है देखते हैं। B देखिए A सेट में भी है और B सेट में भी है, मैचिंग एलिमेंट है। D जो लिखा हुआ है A सेट में भी है और B सेट में भी है, और तो कुछ है ही नहीं, B और D, तो सही आंसर हो जाएगा आपका B और D। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। तो यूनियन अगर पूछता ना, तो यूनियन का मतलब होता है सभी को मिला के लिखना है, यानी A को भी लिखना है आपको, B को भी लिखना है, C को लिखना है, D को लिखना है, E को लिखना है, F को लिखना है। यूनियन का मतलब सबको मिला के लिखना को ही हम लोग बोलते हैं यूनियन, और इंटरसेक्शन में मैचिंग एलिमेंट्स को ही लिखने को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़िएगा मत, ज़रूर बना के आइएगा। तो आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया। इफ़ A इज़ द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ईट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। तो यानी ए सेट में जो है आपको लिखा हुआ है ईट, तो E बिलोंग्स करता है सेट A को, A बिलोंग्स करता है सेट A को, T बिलोंग्स करता है सेट A को। तो E बिलोंग्स टू A लिखा हुआ है, लेकिन A सेट जो है वो नहीं होगा, लेटर जो है वो ईट जो वर्ड दिया गया है वो बिलोंग करता है A को, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका सही नहीं है, ये भी लिखने का तरीका सही नहीं है, AT भी जो लिखने का तरीका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है आपका, E बिलोंग्स टू A, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से लिखा जा सकता था कि E बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A सेट A, और T बिलोंग्स टू सेट A। इस तरह से अगर कोई भी ऑप्शन रहेगा तो वही आपका सही आएगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, तो इसका आपको देखना होगा कि वो कौन सा सेट से बिलोंग करता है।
तो अगर आपको पहले लिखा रहना चाहिए, आपको जो वर्ड दिया गया है उसका कुछ लेटर, वो लेटर पहले होना चाहिए, बिलोंग्स टू का साइन बाद में होना चाहिए और बाद में सेट ए लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ नल सेट इन द फॉलोइंग। नल सेट का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 या 5 बोलते हैं उसको। जीरो का मतलब ये हो गया, नहीं 0 तो नहीं होता है, नल सेट का मतलब क्या होता है 5, या फिर ब्रैकेट में अगर इस तरह से लिख देते हैं तो इसको भी बोलते हैं नल सेट, ठीक है ना। तो ऐसा ब्रैकेट भी लिख देगा तो भी नल सेट हो जाएगा, या फिर सिर्फ लिखा रहेगा 5, तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है इसमें, 0 लिखा हुआ है ये तो नहीं होगा, 0 लिखकर ब्रैकेट में लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, 5 लिखकर ब्रैकेट में लिखा तो भी नहीं होगा, या तो 5 लिखा रहना चाहिए या सिर्फ ब्रैकेट में होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं नल सेट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया एक फॉर्मूला का यूज़ करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि ए यूनियन बी दिया हुआ है, एन ए एन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद रखिए, सेट थ्योरी का क्वेश्चन बन जाएगा। एन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 28, ठीक है, एन बी का वैल्यू दिया हुआ है 32 और एन ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है 50। तो पूछ रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, तो 28 और 32 कितना हो जाएगा, 32 और 8 40, 40 और 20 हो गया 60, तो 50 माइनस 60 बराबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी -10 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा आपका माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 10, तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, ए माइनस बी निकालना है आपको, यानी सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, ठीक है ना। तो 35 नंबर लिख के बताते हैं आपको, या यहाँ भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको यहीं से समझा देते हैं। तो सेट ए में लिखा हुआ है 5 6 8 9 लिखा हुआ है, और सेट बी में लिखा हुआ है 6 7 8 10 लिखा हुआ है, तो ए से बी घटाना है, ठीक है ना। तो ए में देख लीजिए, ए और बी में कॉमन डिजिट्स कौन कौन सा है। कॉमन डिजिट मतलब देखिए हम लोग 6 का बात कर रहे हैं, 6 कॉमन डिजिट है दोनों में, तो 6 को साइड कर लीजिए। 8 जो है वो कॉमन डिजिट है दोनों में, तो 8 को भी साइड कर लीजिए। 5 और 9 मैच नहीं किया किसी से, तो क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो पहले क्या लिखा हुआ है ए सेट में से बी को माइनस करना है, तो ए सेट में से रिमेनिंग डिजिट कौन कौन सा बचा हुआ है 5 और 9, तो आपका सही आंसर हो गया 5 और 9, 5 और 9 सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि b माइनस ए, तो b में से कौन कौन सा डिजिट बच गया आपका 7 और 10, तो उस समय 7 और 10 हो जाता है। जब b माइनस ए होता है तो उसके लिए ये a माइनस बी का आंसर हो गया 5 9, और b माइनस ए अगर पूछता तो 7 10 हो जाता, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन अब खत्म करने वाले हैं हम लोग, 40 का 40 क्वेश्चन। आप लोग भी समझ रहे होंगे कितना लंबा वीडियो बन गया यार, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस बता दिए, हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ट्रू कौन सा है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है कि नल सेट इक्वल्स टू, ये तो नहीं हो सकता है, 1 2 3 बिलोंग्स टू 2 3 4 5 नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सॉरी बिलोंग्स टू नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट, ये इक्वल्स टू बोला गया था, नहीं हो सकता। कौन सा ट्रू है बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये ए फिर बी लिखा हुआ है, सी के बदले में 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1 फिर 2 फिर 3, तो ये बोल रही है ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि प्रॉपर सबसेट ये बी, और ये अलग से भी डिजिट लिख सकते हैं 1 2, और ये अलग से सी लिख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर सबसेट है, ये आपका ये ट्रू ये स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 4, यानी उसमें क्या नंबर होना चाहिए 1 2 3 नंबर होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो 1 2 3 होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ़, तो जैसे ए और बी अगर मैच नहीं करता है कोई भी नंबर्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 38 का अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ए सेट ए में आपको दिया हुआ है 1 2 3, और सेट बी में दिया हुआ है 4 5 6,
तो इसका अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा, मतलब 5, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, यू दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, बी दिया है, देन 3 6 7 8 9 कब होगा, ठीक है ना। 3 6 7 8 9 कब बचेगा अगर आप यूनिवर्सल सेट में से, अगर यूनिवर्सल ए डैश बी डैश ए और बी, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अगर आपको दिया हुआ है तो यू को पहले रखना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो जैसे आपको या तो ये ए डैश का आंसर आएगा या बी डैश का आंसर हो सकता है। तो यू का जो वैल्यू है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको दिया हुआ, ये यू का वैल्यू है आपका, ठीक है ना, ये सेट यू है आपका। और ए का जो वैल्यू है 1 2 4 5 है, 1 2 4 5 को अगर हटा देते हैं तो आपका बच जाएगा 3 6 7 8 9। लेकिन बी का अगर हटाएंगे तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए सेट ए उसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये नंबर बचेगा। तो इसको बोलते हैं ए डैश, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब हो गया यू माइनस ए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ये। और अंतिम पड़ाव पे आ गया, अंतिम प्रश्न आ गया, 40 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डिमांड पे बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चंस 40 का 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस समय हुआ करता था। अभी आपके 30 क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है कि एन बी माइनस ए का मतलब क्या होता है। तो आपको एन ए दिया हुआ है 25, एन ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 47, और आपको दिया हुआ एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 9। तो पूछ रहा है कि एन बी माइनस ए, या इसी को कह लीजिए कि एन बी क्या होगा, वो निकालना है आपको। एन बी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो एन ए यूनियन बी का जो वैल्यू दिया वो तो 47 आपको दिया हुआ है, एन ए 25 दिया हुआ है, एन बी आपको निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको 9 दिया हुआ है। तो 25 में से 9 घटा देते हैं अगर, तो 16 9 25 16 आ जाता है। यहाँ 47 है, 47 में से 16 माइनस कर दीजिए। तो 47 में से अगर आप 16 माइनस कर देते हैं तो एन बी आपका निकल जाएगा 31 निकल जाएगा। तो इसका मतलब एन बी माइनस ए बोल लीजिए या एन बी बोल लीजिए, यानी ओनली सेट बी आपको चाहिए, ए नहीं होना चाहिए उसमें। तो 31 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 31 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस 2022 का, क्योंकि ये लेंदी वीडियो हो जा रहा है तो इसीलिए आपको 22 का भी प्रॉपर बताएंगे, और 23 का जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वो 2023 से रिलेटेड होगा। 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी 40 क्वेश्चन पूछा गया। तो टॉप 80 क्वेश्चन आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने तरफ से एक सेट बता देंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आने वाला है, तो एक एक करके वीडियो देखते जाइए। और इसमें आपसे उम्मीद करता हूँ कि 5000 व्यूज़ जाएगा, 5000 लाइक्स होने चाहिए आपका। 5000 लाइक्स अगर होगा तो फिर और भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं बनाता ही रहूँगा, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे तो चलिए, उम्मीद है आप लोग 2022 का क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।